अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। मतलब जो यूरिन हम लोग निकालते हैं उस यूरिन की कंसंट्रेशन, मतलब वो यूरिन में पानी ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये डिपेंड करता है बेटा सिचुएशंस पर। तो कभी कभी हमें बहुत गाढ़ा यूरिन आता है, तो कभी कभी हमें बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन आता है। डाइल्यूट यूरिन आता है। तो पता ये लगा कि कभी कभी हमारा डाइल्यूट यूरिन होगा और कभी कभी हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। सिचुएशन वन है, सिचुएशन वन जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूं वो है कि इफ्तारी से लेकर सहरी तक, इफ्तारी से लेकर सहरी तक मैं ढेर सारा पानी पीता रहता हूं। तो ये सिचुएशन वन है जी। सिचुएशन वन वो सिचुएशन है जिसमें एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर है जी मेरी बॉडी में। एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर है। इन दी सफिशिएंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, अब मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी किडनीज क्या करेंगी, बथेरा पानी मेरे अंदर, ढेर सारा मैंने पानी पिया हुआ है इफ्तारी से लेकर सहरी के दरमियान। तो क्या होगा कि मेरी किडनीज के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन का जो अमल है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किडनी एब्जॉर्ब करती है वाटर और एसेंशियल सॉल्ट्स को, ग्लूकोज को, तो पता रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का अमल घट जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्टरेट इज रिड्यूस्ड। तो रीअब्जॉर्प्शन का अमल घट जाएगा। तो जनाब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता रहेगा फ्रॉम द फिल्टरेट। ओ देखा मैं उल्टा बोल गया। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्टरेट घटा दिया जाएगा क्योंकि पानी बथेरा है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है स्पेसिफिकली। और ये कैसे किया जाएगा, हमारे अंदर एक हार्मोन है बेटा जिसका नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब सेक्रीट करता है। सेक्रीट से मुराद उसको बाहर निकालता है, बनाता तो हाइपोथैलेमस है। और ये वैसोप्रेसिन, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन को स्टोर किया होता है किसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब जब स्क्वीज करता है तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर हमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को घटाना है तो एंटी डायरेटिक हार्मोन को बंद करना होगा। तो जनाब सिचुएशन वन क्या थी कि इन दी सफिशिएंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, reabsorption of water from the filtrate is reduced, specifically due to inhibition of release of antidiuretic hormone को रोक दिया जाएगा in the presence of hypoosmotic body fluids। मतलब कि जब हमारा ब्लड बहुत ज्यादा हाइपोऑस्मोटिक से मुराद अंदर बहुत ज्यादा उसके पानी मौजूद होगा। इससे क्या होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन के घटने से क्या होगा, the reduction of reabsorption causes large volumes of diluted urine। तो जनाब खुलकर पेशाब आएगा और ढेर सारा पानी वाला पेशाब आएगा, पतला पेशाब आएगा और ज्यादा से ज्यादा पानी को बाहर निकाला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी को बाहर निकाला जाएगा। और अब आई सिचुएशन नंबर टू।
तो इसको हम 2 कर लेते हैं। तो जनाब सिचुएशन नंबर 2 है, सिचुएशन नंबर 2 है कि अब हमने रोजा रख लिया है, अब सहरी से अफ्तारी तक रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है जी, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है। अब सहरी से अफ्तारी तक जाना है, पानी बड़ा कम पिया हुआ हम लोगों, बल्कि पिया ही नहीं, पानी हम पी ही नहीं रहे। तो फिर पुत्र इसका एक मेन जो प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल से मुराद अब जो बॉडी अब जो अपना असूल बनाएगी, बॉडी ने अपना असूल बना लेना है कि ये बंदा पानी नहीं पी रहा नया, तो इसके पानी की कंजर्वेशन करनी होगी, इसके पानी को संभाल के रखना होगा। तो मेरा बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी इन दिस सिचुएशन। कंजर्वेशन, हिफाजत करना, जाया ना होने देना। क्या ना होने देना बेटा? जाया ना होने देना। अच्छा, दो चीजों के जरिए हम पानी को बॉडी के अंदर कंजर्व करेंगे, उसको निकलने नहीं देंगे। दिस इज डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। हमें जो यूरिन वाली जो फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो आई है, हमें उसमें से कम यानी सॉरी, हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंजर्व करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है। और मेरा बच्चा, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है, ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ये दो तरीकों से की जाएगी। नंबर 1, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एमडी कैट के हवाले से भी और वेरी इंपॉर्टेंट आपके एफएससी के एग्जाम्स के हवाले से भी कि व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और दूसरा तरीका है जी, हार्मोनल मैकेनिज्म्स के जरिए हम वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो पानी की रीअब्सॉर्प्शन को बेहतरीन बनाया जाता है किससे? काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड हार्मोनल मैकेनिज्म से। ले जनाब, मेमेलियन किडनी इंक्लूडिंग ह्यूमन इज अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर। बेटा इंसान की किडनी इस चीज के अडेप्टेड है कि वो वाटर को कंजर्व करे, और ग्लोमेरुलर फिल्टरेट का 99.5% वापस 99.5% वाटर वापस चूस ले, यानी वापस रीअब्सॉर्ब कर ले 99.5% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो अल्लाह ने ये ताकत मैमेलियन किडनीज को बख्शी है कि वो अपने अंदर पानी को कंजर्व करने के लिए वो 99.5% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वापस ब्लड में ले जाती। वापस किस में ले जाती है बेटा? ब्लड में। पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अच्छा, यहाँ अब मैं अपने बच्चों को थोड़ी सी डायग्राम सिखाना चाहूंगा। एक ये वाली डायग्राम हमने देखी थी, ये वाली। उत्तर यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल रीजन में हो उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, और जो नेफ्रॉन्स जिनके लूप ऑफ हैनल डीप मेड्यूला में गए हुए हों, डीप मेड्यूला में, उन्हें कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। उन्हें क्या कहते हैं मेरा बच्चा? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये देखें, अब ये वाली जो है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जबकि ये वाली नेफ्रॉन ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। और ये लाइन देख रही हैं आप लोग, ये वाली, इस लाइन से ऊपर है कॉर्टेक्स का रीजन और इस लाइन के नीचे है मेड्यूला का रीजन। तो जी हाँ, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के जो लूप ऑफ हैनल है वो डीप इनसाइड मेड्यूला तक जाता है। और आपको पता है मेरा बेटा, ये नेफ्रॉन्स के बाहर, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के बाहर एक फ्लूइड होता है पुत्र,
आप जैसे एक स्पंज पकड़े, उस स्पंज को पानी से भर लें, तो अब जब स्पंज निचोड़ेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह मेरा बेटा नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द, इन बिटवीन नेफ्रॉन्स, किडनी में कुछ फ्लूइड है। उस फ्लूइड को नाम देंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो फ्लूइड ये लूप ऑफ हैनल और ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द का फ्लूइड है। किडनी भरी पड़ी है इस फ्लूइड से, किडनी को निचोड़ो, अंदर से फ्लूइड बाहर निकलेगा। अच्छा, इंटरस्टिशियम, किडनी इंटरस्टिशियम नेफ्रॉन के अंदर नहीं है बेटा, किडनी इंटरस्टिशियम नेफ्रॉन के बाहर है। किडनी इंटरस्टिशियम नेफ्रॉन के बाहर है। और आपको पता है बेटा कि ये जो किडनी इंटरस्टिशियम है, किडनी इंटरस्टिशियम, ये जो डार्क मैरून कलर का जो दिखाया जा रहा है, दिस इज किडनी इंटरस्टिशियम, ठीक है। दिस इज रेड कह लो या मैरून कह लो। बच्चा ये इसकी ना मोलैरिटी दिखाई गई बेटा, मोलैरिटी। अच्छा नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, ये जो रेड कलर है ना, ये कैपलरी है, ये वैसा रेक्टा है पुत्र। ये रेड कलर की ये ब्लड की कैपलरीज हैं जिन्होंने किसको घेरा हुआ था मेरा बच्चा, लूप ऑफ हैनल को। तो हमें याद है कि जक्स्ट्रा मेडुलरी जो नेफ्रॉन्स थी, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हैनल को एक ब्लड की कैपलरीज के नेटवर्क ने घेरा हुआ था, जिसको हमने वैसा रेक्टा कहा था। आप अपनी किताबों पर जरा अगर आप डायग्राम देख लें तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ चलो मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। खैर किताब वाली शायद मेरे से वो होगी डिलीट। तो मेरा बच्चा आप लोग वही वाली डायग्राम जरा अपनी किताब पर देखो। तो लूप ऑफ हैनल के ऊपर अल्लाह ने एक कवर चढ़ाया हुआ है कैपलरीज का, जिसको क्या कहते हैं मेरा बच्चा, वैसा रेक्टा। अच्छा पुत्र, जैसे जैसे किडनी का इंटरस्टिशियम इनर मेड्यूला में जाता रहेगा, यानी कॉर्टेक्स से मेड्यूला की जानिब, इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी मेरा बेटा। 200 यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी का फर्क पड़ता है। उत्तर कॉर्टेक्स से मेड्यूला के अंदर की जानिब जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, इंटरस्टिशियम हाइपरटोनिक होता जाएगा। इंटरस्टिशियम क्या होता जाएगा, हाइपरटोनिक। तो पुत्र जी, जब बाहर का माहौल हाइपरटोनिक होगा, तो जब ग्लोमेरुलर फिल्टरेट लूप ऑफ हैनल के ये नीचे आने वाले, देखो ना ये यू शेप है ना, तो यू शेप में एक लिम्ब नीचे आ रहा है। ये अगर आप मेरे माउस के कर्सर को देखें तो वो लिम्ब जो नीचे आ रहा है उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और वो लिम्ब जो ऊपर को चढ़ रहा है उसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो मेरा बच्चा, नीचे आने वाले को बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाने वाले को बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। तो बेटा जब ग्लोमेरुलर फिल्टरेट डिसेंडिंग लिम्ब में आ रहा होगा, तो ये व्हाइट कलर जो है डायग्राम में, व्हाइट कलर ये है किडनी का इंटरस्टिशियम। पुत्र ये व्हाइट कलर जो कि किडनी का इंटरस्टिशियम है, ये हाईली हाइपरटोनिक हो जाएगा। और पता ना हाइपरटोनिक माहौल क्या करता है, वो हाइपोटोनिक ग्लोमेरुलर फिल्टरेट में से निकालेगा बाहर वाटर। तो ये देखो, ये पानी बाहर निकल रहा है, आप एरोज में देख सकते हैं कि वाटर विल कम आउट फ्रॉम द ल्यूमेन of descending limb of loop of Henle into the kidney interstitium, and then from kidney interstitium it will enter into the capillary. It will enter into the capillary. तो कैपिलरी के अंदर ब्लड है। अच्छा, ये जो वाटर है ना, ये किडनी इंटरस्टिशियम में नहीं ठहरेगा, ये पानी चला जाएगा किसमें, ब्लड की कैपिलरी।
अच्छा, अब यहाँ एक बात मेरी बेटियों ने याद रखनी, ये इंफॉर्मेशन बुक में नहीं दी गई, मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल है ना, इट इज परमिएबल टू वाटर ओनली। इट इज परमिएबल टू वाटर ओनली बट नॉट सॉल्ट्स। इसमें से सॉल्ट्स नहीं निकलेंगे, सिर्फ पानी निकलेगा। और पानी निकलकर सीधा किस में घुस जाएगा? बोलिए, ब्लड में घुस जाएगा। इजी मेरा बच्चा, तो ब्लड में घुस जाएगा। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का पहला स्टेप ये है कि जैसे जैसे मेड्यूला में लूप ऑफ हैनल दाखिल होगा, मेड्यूला का इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंतहाई कंसंट्रेटेड और हाइपरटोनिक होता जाएगा। उसके हाइपरटोनिक होने की वजह से डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर को निकाला जाएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लाते साथ ही उसको ब्लड में पुश कर दिया जाएगा। अब पुत्र, जब पानी जाएगा किस में? असेंडिंग लूप ऑफ हैनल में। तो अब मेरे बच्चों याद रखिएगा कि असेंडिंग लूप ऑफ हैनल इज नॉट, या ascending loop of Henle is not permeable to water. Ascending loop of Henle is permeable to ions only. तो ये देखा, यहां आयन्स ही आयन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो असेंडिंग लूप में सिर्फ आयन्स निकलेंगे, डिसेंडिंग लूप में सिर्फ वाटर निकलेगा। तो बच्चों, अच्छा, जब ये जा रहा होगा असेंडिंग लूप में, असेंडिंग लूप में से बेटा क्या निकाले जाएंगे? आयंस। क्या निकाले जाएंगे? आयंस। और पुत्र, इन आयंस को कैपिलरी में नहीं जाने दिया जाएगा, वैसा रेक्टा में नहीं जाने दिया जाएगा। इन आयंस को किडनी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रख लिया जाएगा ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड मजीद हाइपरटोनिक होता जाए। तो जितना असेंडिंग लूप ऑफ हैनल से आयंस निकाल कर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालेंगे, उतना इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइपरटोनिक होगा, उतना डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल से वाटर को खींच लिया जाएगा बाहर, और इस तरह वाटर की बेहतरीन रीअब्जॉर्प्शन होगी। The interstitial fluid of the kidney is gradually concentrated from cortical portion to medullary portion. तो cortical region से अगर हम medullary region की जानिब आए, तो interstitial fluid of the kidney, वो fluid जो किडनी के अंदर मौजूद है, जो नेफ्रॉन्स से बाहर है, नेफ्रॉन्स के दरमियान मौजूद है, उसको interstitial fluid कहेंगे। The inner medulla, the deep medulla, is highly concentrated with the presence of urea. और तो और बेटा वहां आयंस भी मौजूद होते हैं, किताब में जिक्र नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कोई बात नहीं। एंड थ्रू मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर, तो देखा काउंटर करंट मल्टीप्लायर में जो हमने आयंस निकाले हैं ना बेटा, असेंडिंग लूप से जो आयंस निकाले हैं, उसकी वजह से इनर मेड्यूला हाईली कंसंट्रेटेड होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा। दिस मैकेनिज्म causes gradual osmotic outflow of water. अब ये जो डिफरेंस आ रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्टरेट हाइपो है जबकि इनर मेड्यूला हाइपर है, तो फ्रॉम द फिल्टरेट किडनी, यानी सॉरी, पानी निकल कर किडनी के इंटरस्टिशियम में जाएगा as it passes downward in the descending loop of anal. तो जब वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल में से गुजर रहा होगा ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, उसका पानी चूस लिया जाएगा बाहर वापस, कि कड साडा पानी वापस दे। वेल, फर्दर मोर, ascending loop of Henle does not allow outflow of water. देखा, मैंने कहा था ना, ascending loop is not permeable to water, but it is permeable to ions.
तो मेरा बच्चा इंस्टेड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम। मैंने कहा था ना, अब इस डायग्राम में मेरे बच्चों ने देखा कि सोडियम आयंस को एरोस बना दिए, वैसा रेक्टा में जा रहे हैं ना मेरा बच्चा। हमारी किताब के मुताबिक आयंस निकाल कर किडनी के इंटरस्टिशियम में डाल दिए जाएंगे टू सस्टेन इट्स हायर कंसंट्रेशन, और इस तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी अपनी हायर कंसंट्रेशन बरकरार रखेगा और वाटर को ज्यादा से ज्यादा हम रीअब्सॉर्ब करेंगे। किसमें? ये डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल से वाटर कड के सीधा वैसा रेक्टा, जबकि यहां से सोडियम आयन कड के सीधा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालना होगा। लो मेरा बच्चा, आपको पता है बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल में ये जो आयंस का निकलना नहीं है, आयंस का बाहर निकलना, ये पुत्र एक हार्मोन के जरिए होगा। तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अल्लाह अकबर। एक्टिव अपटेक, एक्टिव कहते हैं मेरा बेटा जिसमें एनर्जी लगे और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व हों, और वो एटीपी का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? एटीपी का। एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन दी असेंडिंग लिम्ब, ऊपर चढ़ते हुए लिम्ब में से सोडियम का जो एक्टिव अपटेक है फ्रॉम द थिक लूप ऑफ हैनल। अच्छा पुत्र, असेंडिंग लिम्ब को थिक लूप भी बोलते हैं। असेंडिंग लिम्ब का दूसरा नाम थिक लूप ऑफ हैनली है। is promoted by the action of aldosterone। तो एल्डोस्टीरॉन वो हार्मोन है जिसके जरिए सोडियम आयन ने निकल कर असेंडिंग लूप ऑफ एनल, थिक लूप ऑफ एनल से निकल कर किस में आना है? किडनी के इंटरस्टिशियम में। एंड एल्डोस्टेरॉन is secreted by adrenal cortex, adrenal gland के upper portion, adrenal gland के upper portion, adrenal cortex जो है वो एल्डोस्टेरॉन छोड़ते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन जिम्मेदार है किस चीज के? किडनी के इंटरस्टिशियम को हाइपरटोनिक बनाने में। तो जिसका एल्डोस्टेरॉन में कमी होगी उस बंदे को डाइल्यूट यूरिन आते रहेंगे, उस बंदे में काउंटर करंट मल्टीप्लायर, उस बेचारे का मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगा। दी अदर साइड इन द नेफ्रॉन। अच्छा, अब नेफ्रॉन के एक और साइट है जहां रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बड़ी जबरदस्त तरीके से होती है, और वो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। क्या मेरा बच्चा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। पुत्र फिर वही आ गया जो हमने सिचुएशन 1 में जो मैंने अपने बच्चों को बोला था, एडीएच हार्मोन था। कौन सा हार्मोन था? ये रहा हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो मैंने आपको कहा था कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना वाटर खींच लिया जाएगा, और जितना कम रिलीज होगा उतना वाटर नहीं खींचा जाएगा। तो अब हम पानी खींचने की चूंकि बातें कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से पानी रीअब्सॉर्ब करना है, तो सुन लो फिर। Antidiuretic hormone which is released from the posterior pituitary lobe, it acts to actively transport water from filtrate in distal tubules। तो पुत्र डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट था और जो कि खुल रहा था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, तो मेरा बच्चा ये डिस्टल ट्यूब्यूल और कनेक्टेड ट्यूब्यूल से निकाल कर किडनी में डाल देते हैं, दैट इज इंटरस्टिशियम में। तो किडनी के इंटरस्टिशियम में पानी अगर आता है तो वो एडीएच की वजह से आता है। तो एडीएच रही सही सारी कसर निकाल देता है, तो एडीएच पानी को निकाल कर किडनी के इंटरस्टिशियम में डाल देता है मेरा बच्चा। तो इन तमाम बातों से हमने ये सीखा कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला, कॉर्टेक्स से अंदरूनी मेड्यूला तक जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है is the main factor for the production of hypertonic, that is concentrated urine।
और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। खुदा की कसम, रोजा रखने से पूरी किडनी की ट्यूनिंग होती है। सारा साल हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन से काम लेते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कभी भी वाटर को ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं करती, लेकिन पुत्र जैसे ही रोजे शुरू होते हैं तो रोजा रखे हुए हमारी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स इन एक्शन आ जाती हैं, और फिर सहरी से अफ्तारी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, तो अफ्तारी से ना सहरी से अफ्तारी सॉरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जबकि अफ्तारी से सहरी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स अपना भरपूर काम करती हैं। और इस तरह हमारी किडनी की एक एक नेफ्रॉन, जिसको हमने कभी तकलीफ भी नहीं थी दी, वो भी अपना फंक्शन में माहिर होती जाती है। तो बच्चों, हाइपरटोनिक यूरिन इस तरह बनता है। तो आज मैंने अपने बच्चों को बता दिया कि अगर आपने पानी पीना भूल गए, पानी नहीं पिया और येलो कलर की और बड़ी गाढ़ी पिशी दैट इज यूरिन आ रहा है, तो ओनली ड्यू टू काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म एंड हमारे हार्मोन्स की एक्टिविटी से होता है। इन तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, the production of varied concentrations of urine depending on the availability of water, पानी की अवेलेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए उस यूरिन का पतला या गाढ़ा हो जाना एग्जिबिट्स इस जानिब रोशनी डालती है कि ये बात क्लियर हो जाती है कि किडनी एक ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। किडनी एक ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है, वाटर कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल करता है, और चूंकि अपने अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल रहा है, तो किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। तो बेशक किडनी का एक्सक्रीटरी रोल और प्लस कौन सा इसका ऑस्मोटिक रोल दैट इज ऑस्मोरेगुलेटरी रोल हम डिनाई नहीं कर सकते। मेरा बच्चा बहुत इजी सा है, आगे अब मैं रीडिंग करता जाऊंगा। 5 मिनट का मेरी बेटियों को और लेक्चर है क्या। किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। पुत्र, अनयूजुअल सिचुएशंस में अराइज इन द फंक्शन ऑफ किडनी बाय वेरियस फैक्टर्स ओरिजिनेटिंग विद इन द किडनी। या तो किडनी के अंदर कोई फैक्टर हुआ होगा, या आउटसाइड द किडनी, मतलब कोई और डिजीज की वजह से किडनी को डिजीज लाहक हो जाती है। These all serious things happens to kidneys are termed as kidney diseases. इन्हें हम kidney diseases का नाम देते हैं। ले जी, पहली डिजीज हम पढ़ने लगे, किडनी स्टोन्स। भाई बहुत बच्चों वाला भी है बेटा। there are stony materials that are found in the kidney and these cause urinary obstructions। उत्तर यूरिन अड़ जाता है बेटा। सिंक के अंदर, जिस सिंक में आप लोग बर्तन धो रही होती हैं, अगर उस सिंक के जहां से ड्रेन होता है पानी, वहां पर पुत्र कोई चीज अड़ी हुई हो, कोई हड्डियां वगैरह पड़ी हुई हो, या आपने कोई दाल की प्लेट साफ की है, वो दाल नीचे जाकर वहां जाकर बैठ गई, चने की दाल, तो पता लगा कि वो क्या करेगा, वो पानी को रोक लेगा पुत्र ड्रेन होने से। एक वक्त आएगा पूरे का पूरा सिंक भर जाएगा पुत्र पानी से। हाय 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 हाय। well these stony materials cause urinary obstructions पुत्र। वो यूरिन चोक हो जाएगा, वो यूरिन बेचारा निकल ही नहीं सकेगा, एंड आर जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय द इन्फेक्शंस। और पता लगेगा कि यूरिन के इन्फेक्शंस हो गए हैं, ठीक ठाक अंदर इन्फेक्शंस हो गए हैं। ले जी, आइए आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये है किडनी स्टोन्स। देखा, ये इस बंदे ने अपनी फिंगर के ऊपर किडनी के स्टोन को पकड़ा हुआ है जी। तो ये किडनी के अंदर से इस तरह के स्टोन्स निकलते हैं। अल्लाह अकबर। ये देखो, ये स्टोन्स की जरा करीब से फोटो खींची हुई मेरा बच्चा, ठीक है। तो ये किडनी के स्टोन्स हैं। ले जनाब, तो नंबर 1 ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे यूरिनरी के, यूरिन बाहर नहीं निकल सकेगा, किडनी के अंदर यूरिन जमा होना शुरू हो जाएगा। जरा सोचो, क्या अल्लाह माफ करे, क्या किस किस्म की अजीबोगरीब सिचुएशन होगी। These stones have specified chemical nature। कहता है इन स्टोन्स की
डिफरेंट केमिकल नेचर होती है। बेटा फिर ना कहना खबर ना हुई, अल्लाह अकबर। व्हाट इज हाइपरकैल्सीमिया? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज हाइपरकैल्सीमिया? मतलब दीज आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक डिजीजेस। अच्छा, ये जो स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स जो हैं, यहां कर लेते हैं जनाब, स्टोन्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग व्हाट? मेटाबॉलिक डिजीजेस। अब एक मेटाबॉलिक डिजीज है जी जिसका नाम है हाइपरकैल्सीमिया। क्या नेम है पुत्र? ये क्या है पुत्र? हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड में ढेर सारा कैल्शियम या उसके सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। डन है? तो हाइपरकैल्सीमिया याद रखिएगा। अब अगली आई जी जनाब डिजीज हाइपर ऑक्साल्यूरिया। और मेरा बच्चा, अच्छा कैल्शियम, हाइपरकैल्सीमिया में क्या होगा कि ढेर सारा कैल्शियम फॉस्फेट है या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट है। अच्छा, ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट ये दोनों मिलकर पुत्र स्टोन्स बन जाते हैं अगर पानी कम पिया जा रहा हो। अगर आप इनको सोल्यूशन फॉर्म में नहीं रखेंगे। देखें, ये हमने 9th में एक सोल्यूशन का टेस्ट भी पढ़ा था कि अगर आपने सोल्यूशन को टेस्ट करना हो, अगर आपने सोल्यूशन को टेस्ट करना हो तो सोल्यूशन को एक डिश में डालें और सोल्यूशन को सूखने रख दें। जब आप सोल्यूशन को सूखने रखते हैं तो वाटर सारे का सारा इवेपोरेट हो जाता है, तो पिछू क्या रह जाता है? वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इसी तरह पुत्र, हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स is the another contributing factor in the formation of the calcium oxalate stones. Puttar, very 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 important. Oxalates are present in green vegetables and tomatoes. तो जो ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं या कईयों को आदत होती है कि वो पकड़कर टमाटर कच्चा खाते रहते हैं, तो टमाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा जरा ज्यादा होती है। जरा एहतियाती किया करें, बस खाने में डल जाए बड़े हैं। So therefore, these sources may cause hyperoxaluria or oxaluria. ठीक है बच्चों? अच्छा मेरा बेटा, the incidence of calcium oxalate type stones, पुत्र very 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 important, कि अगर कोई आपसे पूछे कि कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन्स हैं वो कितने % पाए जाते हैं लोगों में, तो आपने कहना है जी 70% मरीजों में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स मौजूद होते हैं। तो 70% कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट के 15% हैं। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट के क्या है पुत्र? 15% है, जबकि यूरिक एसिड के जो पत्थर है वो 10% है। और पीछे 5% बच जाता है, वो कोई अदर रीजन हो सकती है, कोई अदर केमिकल नेचर हो सकती है। लेकिन याद रखें कि कैल्शियम ऑक्सलेट 70% था, इसके अलावा यूरिक एसिड 10% था और कैल्शियम फॉस्फेट 15% है। तो कैल्शियम फॉस्फेट 15% और 10% कौन है? यूरिक एसिड। अब मैंने आपको कहा ना बेटा पानी ज्यादा पिया करें। असल में पानी ना पीने की वजह से, पानी के ना होने की वजह से द सॉल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। वाटर रीअब्सॉर्ब किया, पानी पिया नहीं हुआ, पानी था नहीं, इंटरस्टिशियम में पानी आया ही नहीं, तो वो सॉल्ट्स ही सारे क्या बन गए? वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए एंड एक्यूमुलेट लेटर टू फॉर्म व्हाट? किडनी स्टोन्स। अच्छा जी, इसका एक इलाज है। या तो आप सर्जरी कराकर स्टोन्स बाहर निकलवा लो, और अगर सर्जरी नहीं करवानी तो इसका एक इलाज है लिथोट्रिप्सी। ठीक है जी, मीटिंग में 3 मिनट्स रह गए हैं, मैं कोशिश करता हूँ ये कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा ही है। ठीक है जी, ले जनाब, लिथोट्रिप्सी क्या है? लो जी, किडनी स्टोन्स को बड़े आराम से रिमूव कर लिया जाता है किडनी की सर्जरी से। लेकिन जो लोग डरते हैं कि जनाब हमने कट नहीं लगवाना, हमने अपनी किडनी नहीं पड़वानी, तो हमने अपनी किडनी पर कट क्यों लगवाएं, अब्बू मुझे डर लग रहा है, तो अब्बू फिर ले जाते हैं, कह देते हैं ठीक है फिर लिथोट्रिप्सी करा ले।
लो जी, प्रेजेंटली लिथोट्रिप्सी इज यूज्ड फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स. इट इज द टेक्निक यूज्ड टू ब्रेक अप स्टोन्स. पुत्र, स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है बाहर से श्वाएं मार के. दैट फॉर्म इन द किडनी या यूरेटर या गॉल ब्लैडर में बने हुए स्टोन्स के ऊपर श्वाएं मार के, रेज मारकर उन्हें तोड़ा जाता है और फिर मरीज को ज्यादा से ज्यादा ड्रिप्स लगाई जाती हैं, पानी पिलाया जाता है ताकि वो यूरिन करता रहे और स्टोन्स पाउडर की शक्ल में यूरिन के जरिए बाहर निकल आते हैं. देयर आर सेवरल वेज टू डू लिथोट्रिप्सी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स मारी जाती हैं लिथोट्रिप्सी में. अच्छा, अभी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स क्या है? वैसे जो फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन बायो में हम सिंपल ये कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रेज होती हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज या अल्ट्रासाउंड रेज. बेटा, अल्ट्रासाउंड रेज या एक्स रेज को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स. एक मशीन के जरिए जिस्म के बाहर से जिस्म के अंदर स्टोन पर मारी जाती है. मशीन के जरिए, वो मशीन जो जिस्म के बाहर है, उससे ये रेज मरीज के जिस्म के अंदर मारी जाती हैं और इस तरह द शॉक वेव्स break the stones in tiny pieces or into sand, which are then passed out of the body in the form of urine. इसके साथ ही मेरे आज का लेक्चर खत्म हुआ.